सुब्रत रॉय, जिसने अपने लाइफ में बहुत से बिजनेसेस ट्राई किए, लेकिन किसी भी जगह कामयाबी ना मिलने पर उसने शुरू किया सहारा इंडिया परिवार, जो कि लोगों को सिर्फ 3 साल में उनके पैसे डबल करके देता। ये कंपनी इतनी पॉपुलर हुई कि इसे हर जगह देखा जाने लगा, टीवी, न्यूज़पेपर और यहाँ तक कि इंडियन टीम की जर्सी पे भी। लेकिन इस परिवार का असली राज तो 32 साल बाद 2010 में रिवील होता है। हाँ, हम वही स्कैम के बारे में जानने वाले हैं जिस पे स्कैम 2010 नेम की सीरीज जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस स्कैम में कैसे सुब्रत रॉय ने पिरामिड स्कीम का यूज करके 3 करोड़ इन्वेस्टर्स का नुकसान करता है और करता है 24,000 करोड़ का स्कैम। They can hang me. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुब्रत रॉय का इंटरव्यू लेते हुए बताया जाता है, जहां इंटरव्यूअर हमें बताती है कि इन्हें कौन नहीं जानता। इनके चर्चे हर जगह है, टीवी, न्यूज़पेपर, बोर्डिंग और यहां तक कि इंडियन क्रिकेट टीम में भी हर जगह बस यही छाए हुए है। सुब्रत रॉय इसके रिप्लाई में कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी एक आम आदमी हूँ। जिसके बाद हम उसके शुरुआती करियर के बारे में जान पाते हैं कि वो स्टार्टिंग से ही काफी एम्बिशियस था। जबकि उसके पिता एक सिविल सर्वेंट थे, उसने कई बिजनेस ट्राई किए, स्नैक्स बेचना, फैंस बेचना, लेकिन उनमें से कोई भी बिजनेस उतना नहीं चल पाया। जिसके बाद 1978 में उसने सहारा कंपनी की शुरुआत की, जहां वो बहुत ही गरीब लोगों के पास जाता था, जैसे दिहाड़ी वर्कर्स, चाय वाले या ठेले वाले। मेनली ऐसे लोग जिनके पास कोई परमानेंट जॉब या एड्रेस ना हो। उन्हें सेविंग्स के बारे में बताता था कि आप लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे सेव कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए, जैसे 10 रुपए, 15 रुपए हर रोज, और सिर्फ 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लोगों को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे पैसे देना शुरू कर दिया। लोगों को इस स्कीम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी, क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई तो ये लोग कंप्लेन भी नहीं करेंगे, ना ही कोर्ट में केस करेंगे, क्योंकि इनके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे। और इसलिए ही सुब्रत रॉय ने इन्हें अपना टारगेट ऑडियंस बनाया। स्टार्टिंग में ही ऐसा करते करते उसने सिर्फ 2 साल में ही बहुत सारा पैसा बना लिया। उस वक्त इंडिया में भी इकोनॉमी बूम कर रही थी, जिस वजह से और भी कई छोटे इन्वेस्टर्स इस चीट स्कीम में पैसे लगाने लगे। ये पैसा इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि सिर्फ कंपनी के शुरू होने के 2 साल में ही उसने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय को रख लिया अपनी चीट स्कीम को सेल करने के लिए। लेकिन क्या उन इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल रहा था? तो इसका जवाब है हाँ। उन इन्वेस्टर्स के पैसे 2 गुना हो चुके थे। जिन्होंने भी स्कीम में पैसे लगाए थे, ये देखकर उन्होंने और भी ज्यादा इन्वेस्ट किया। इसी के साथ वो और भी कई लोगों को इसमें जोड़ते चले गए। लेकिन यहाँ इनकी मेन टारगेट ऑडियंस हमेशा से ही गरीब लोग रहे थे, जो कि हर महीने के सिर्फ 300-400 रुपए इनके स्कीम में लगा सके। मीन्स की लो इनकम इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम में जोड़ते जाओ। सुब्रत रॉय ने अपनी कंपनी की टैगलाइन वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली रख दिया था, जो कि बहुत फेमस भी हुई थी। वहीं उसने इंटरव्यू में बताया कि वो कलेक्टिव मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहा है। मींस कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर अपने परिवार के एक अच्छे भविष्य के लिए आए हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, आप सहारा परिवार के सदस्य हैं और हम आपको मदद करेंगे। ये उनके वाइस प्रेसिडेंट राजीव बजाज का स्टेटमेंट है। शरद प्रधान, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले इस स्कीम में प्रॉब्लम दिखाई दी कि ये तो एक पिरामिड स्कीम है, जहां सिर्फ लोगों को अच्छे रिटर्न्स की लालच में और भी लोगों को जोड़ने के लिए इंकरेज किया जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न नए इन्वेस्टर्स द्वारा लगाए गए पैसों से ही दिया जा रहा था। मींस कि नए लोगों से स्कीम में इन्वेस्ट करवा के पुराने लोगों को रिटर्न देना। ये स्कीम पूरी तरह से नए इन्वेस्टर्स पर टिकी हुई थी। और अगर क्या हो, अगर नए इन्वेस्टर्स ना मिले या उन्हें मिलना बंद हो जाए, जो कि इनके साथ आगे जाके होता भी है। लेकिन इंडिया में इतनी बड़ी आबादी होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया और तब तक सुब्रत रॉय ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। होटल्स, एयरलाइंस, यहाँ तक कि खुद की अपनी एक सिटी जहाँ वो और उनके एम्प्लॉयज रहते थे, जिसमें हेलीपैड से लेकर प्राइवेट जेट तक शामिल था। सुब्रत रॉय ने इंडियन टीम और विजय माल्या की फॉर्मूला 1 टीम को भी स्पॉन्सर किया। जब उनके दोनों बेटों की शादी हुई तो वो इंडिया की सबसे महंगी
शादी थी जिसमें $60 मिलियन खर्च किए गए थे। यहाँ तक कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी उस शादी में शामिल हुए थे। सुब्रता रॉय और अमिताभ बच्चन की दोस्ती भी काफी अच्छी थी, लेकिन ये सब कुछ उन गरीब लोगों के पैसों से बनाया गया था जिन्हें आपने अच्छे रिटर्न्स देने का वादा किया था। यहाँ शरद प्रधान ने एक और बात नोटिस की कि इनके एम्प्लॉयज जब इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न्स वापस मांगते थे तो उन्हें उसी पैसों को रीइन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज करते थे। मतलब कि जो पैसा मिला है उन्हें फिर से इसी स्कीम में लगा दो ताकि 3 साल में फिर से पैसे डबल हो जाए, और वो लोग ऐसा कर भी देते थे क्योंकि किसी भी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए 3 साल में पैसे डबल होना एक बहुत बड़ी बात थी। सुब्रता रॉय अपना एम्पायर ऐसे ही बड़ा बनाता गया, लेकिन अब उस पर लोगों ने सवाल भी उठाना शुरू कर दिया कि आखिर में ये इतने सारे पैसे ला कहां से रहा है। जब एक इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि अभी तक आपके पास कितने डिपॉजिटर्स है, यानी कि कितने इन्वेस्टर्स हैं, तो उसने बताया कि हर 17 भारतीयों में से एक, अप्रॉक्स 6 करोड़ प्लस। और अब उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक करने का भी डिसाइड किया था ताकि लोग उन पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर सके और उन पर ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो बंद हो जाए। क्योंकि जब भी कोई कंपनी पब्लिक होती थी तो उन्हें अपनी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स या बैलेंस शीट सेबी को जमा करवानी पड़ती थी, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कंपनी पब्लिक नहीं हो पाएगी। उल्टा जो इंक्वायरी बैठेगी वो अलग। उसने हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक करने का डिसाइड किया था और यहां से ही उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। सहारा कंपनी में जमा करवाए गए बैलेंस शीट में बहुत से डेटा मिसिंग थे। सेबी ने जब ये देखा तो तुरंत ही उस पर इंक्वायरी बिठा दी गई और फिर सुब्रता रॉय को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। सेबी ने कहा कि इस स्कीम से उन्होंने $3.5 बिलियन अप्रॉक्स 24,000 करोड़ इन्वेस्टर्स से इलीगली लिए गए हैं। शरद प्रधान जो कि शुरुआत से ही स्कीम के खिलाफ थे, उन्हें एक और बात पता चली कि इनके एम्प्लॉयज पहले तो लोगों के घर आकर पैसे ले जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने आना बंद कर दिया और कहा कि अब आपको नजदीकी ब्रांच में खुद पैसा जमा करवाना पड़ेगा। पैसे भी ये धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे थे, जो कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। ये यहाँ पे भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर आप डेली इतने पैसे ब्रांच में जमा नहीं करवाएंगे तो आपकी स्कीम एक्सपायर हो जाएगी और अब तक के आपके इन्वेस्ट की हुई जमा पूंजी भी कंपनी सीज कर देगी। और वो ऑफिस उनकी लोकेशन से काफी दूर भी थी और हर रोज ट्रैवल करके इतने पैसे देना लोग नहीं कर पा रहे थे, तो कंपनी उनके सारे पैसे सीज कर देती थी, जिसके बाद उन पर हाई कोर्ट में केस लड़ाए जाते हैं और हाई कोर्ट उन्हें प्रॉपर बैलेंस शीट सेबी को जमा करवाने का आदेश देती है। लेकिन वो ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये इन्वेस्टर्स सहारा के हैं तो ये हमारा प्राइवेट मैटर है, इसे पब्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, जहां ये उसकी एक बहुत ही बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला उसके हक में नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि सहारा अपने इन्वेस्टर्स का पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा। लेकिन ये पैसा भी डायरेक्टली नहीं बल्कि 3 इंस्टॉलमेंट में पहले सेबी को दिया जाएगा, जिसके बाद सेबी इन्वेस्टर्स का डेटा चेक करके सबको उनकी इंटरेस्ट के तौर पर उनके पैसे वापस दे देगी। पर यहाँ भी सुब्रता रॉय ने एक दिक्कत खड़ी कर दी। पहले 5,000 करोड़ की इंस्टॉलमेंट तो उसने सेबी को दे दी, लेकिन जब इन्वेस्टर्स की डिटेल देने की बारी आई तो उसने 100 से ज्यादा ट्रक में हजारों डॉक्यूमेंट्स मुंबई हेडक्वार्टर्स भिजवा दिए। जब सेबी ने एक टीम बिठाई कि इन्वेस्टर्स का डेटा वेरीफाई किया जा सके तो उन्होंने देखा कि डॉक्यूमेंट्स को जानबूझकर इधर उधर करके भेजा गया है। इन्वेस्टर्स ने कितनी डिपॉजिट किए हैं उसकी रिसिप्ट एक बॉक्स में और उसे कितना रिटर्न मिलना चाहिए वो दूसरे बॉक्स में रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स में बहुत सी कमियां थी, कई लोगों के एड्रेस फोन नंबर मैच ही नहीं हो रहे थे, यहाँ तक कि लोगों के नाम पर शहर के नाम लिखे गए थे। जैसे कुछ लोगों का नाम मुंबई था, बहुत से नाम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम ही आ रहे थे। सेबी इन्वेस्टर्स को वेरीफाई भी नहीं कर पा रही थी और सिर्फ 136 करोड़ ही कुछ इन्वेस्टर्स को वापस कर पाई। और जब दूसरे इंस्टॉलमेंट की बारी आई तो सुब्रता रॉय ने फिर से एक और दिक्कत खड़ी कर दी। उसने कहा कि हमने इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस कर दिए हैं, ये नहीं बताया कि चेक से या कैश से, बस कर दिया है। जांच करने पर पता चला कि इन्वेस्टर्स को कहा गया है कि आपकी स्कीम एक्सपायर हो गई है तो आप अपना पैसा हमारी नई स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए जिसमें और भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। यहाँ सुब्रता रॉय ने नए इन्वेस्टर्स को पढ़ाने के लिए और पुराने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए 15 अगस्त के दिन अपने 11 लाख एम्प्लॉयज के साथ नेशनल एंथम गाया।
और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया। हालांकि सेबी समझ गया था कि सुब्रता रॉय का कोई प्लान नहीं है इन्वेस्टर्स के पैसे वापस लौटाने का। यहाँ तक कि जब कोर्ट में हियरिंग हुई तो उसने वहां भी आने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन जिस दिन उसने ये कहा उसी दिन वो किसी शादी को अटेंड कर रहा था, जिसकी फोटो वायरल हो गई और फिर यहाँ से सुब्रता रॉय को यूपी पुलिस अरेस्ट कर देती है। यहाँ से उसे सीधा तिहाड़ जेल में रखा गया, जहाँ उसे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी गई। लेकिन उसके ये कंप्लेन करने पर कि शायद उसका वजन बढ़ रहा है, उसके लिए एक योगा इंस्ट्रक्टर को हायर किया गया। सुब्रता रॉय ने जेल में बैठे बैठे किताब भी लिखी। हालांकि सब ने यही कहा कि आप कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो एक चोर है जिसने लोगों के पैसे लिए। सुब्रता रॉय ने 2 साल जेल में बिताए। फिर 2016 में उनकी मॉम की डेथ की वजह से वो पेरोल पर बाहर आ जाते हैं। सहारा कंपनी $2.1 बिलियन अपने कुछ एसेट्स बेचकर वापस कर देती है। हालांकि ये टोटल अमाउंट का 1% भी नहीं है और आज तक वो बाहर ही है। इसका भी कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया गया कि उन्हें फिर से जेल में क्यों नहीं डाला गया। और ये तो सिर्फ उन इन्वेस्टर्स की कहानी है जब कंपनी को पब्लिक किया गया। ऐसी उनकी और भी कई कंपनीज हैं और ना जाने और कितने ही इन्वेस्टर्स जिनके डिटेल्स शेयर नहीं किए गए। वहीं सुब्रता रॉय अभी भी सहारा कंपनी के चेयरमैन है, जिसकी वैल्यू $9 बिलियन से भी ज्यादा है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपने इस सीरीज के पहले के 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आई बटन पे टैप करके उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।